हाय गाइस, तो स्टार्ट करते हैं आज की इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। तो उनसे पहले देखते हैं ये वीडियो। देखिए, उससे ही रिलेटेड ये हमारा पहला टॉपिक है, वो है एक्वाकल्चर। तो एक्वाकल्चर क्या होता है, तो ये देखते हैं। तो उनसे पहले देखिए, एक्वा एक्वा का मतलब ही होता है पानी। तो ये न्यूज़ में इसलिए है कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने बोला है कि क्लाइमेट चेंज बिगेस्ट डिस्टर्बटर है हमारे एक्वाकल्चर फार्मिंग के लिए। ये क्या है, ये ना एक प्रोपगेशन और एक्वाकल्चर हस्बेंड्री फार्मिंग है, जो कि जैसे एनिमल हस्बेंड्री रहते हैं, जैसे प्राणियों को पालते हैं। प्लांट हस्बेंड्री रहते हैं, जहाँ प्लांट को फाड़ते हैं। तो जो ये है एक्वाकल्चर, यहाँ पानी के चीज़ जैसे फ़िश हो गई, प्रॉन्स हो गए और भी अदर्स हो गए, उनको पालते हैं। और देखिए, एक्वाकल्चर क्या होता है, एक्वाकल्चर एग्रीकल्चर ये होता है रियरिंग यानी पालना, किससे, मराइन और फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म को, जो कि फिर हमारी नेशनल डिमांड को सप्लाई कर सके। जो भी सी फूड लवर रहते हैं या नॉन वेजिटेरियन रहते हैं, वो इसे यूज़ तो करते ही है। देखिए, यहाँ दो मेन टाइप के एक्वाकल्चर होते हैं। एक तो मराइन जो पानी में होते हैं, और एक फ्रेश वाटर जो कि फ्रेश वाटर में होते हैं। ये दुनिया भर में पाए जाते हैं और ये हम कर सकते हैं, जैसे कोस्टल ओशियन में, फ्रेश वाटर पॉन्ड्स में, लेक में, झील में, कहीं भी। और ये एक फास्टेस्ट ग्रोविंग फूड प्रोडक्शन है वर्ल्ड में। ग्लोबली एक्वाकल्चर ऑलरेडी सप्लाई करता है आधे से ज़्यादा सी फूड जो कि ह्यूमन कंज्यूम करता है। और इसका टॉप प्रोड्यूसर है चाइना, जो कि 60% चाइना ही प्रोड्यूस करता है। अदर है इंडोनेशिया, हमारा इंडिया और वियतनाम। नेक्स्ट है हमारा गुयाना। तो ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि रिसेंटली हमारे प्राइम मिनिस्टर यहाँ विज़िट किए हैं, जो कि 50 साल के बाद किसी इंडियन लीडर ने यहाँ विज़िट किए हैं। तो ये देखिए, ये कंट्री कहाँ लोकेटेड है, ये है साउथ अमेरिका में। देखिए, ये है गुयाना, गुयाना की कैपिटल। ये देखिए जॉर्ज टाउन जो इधर है अटलांटिक ओशन, ये है वेनेजुएला, ये है ब्राज़ील, ये है सूरीनेम। और ये कंट्री कल्चरली और हिस्टोरिकली कनेक्टेड है कैरिबियन कम्युनिटीज़ को, जिसको हम कैरिकॉम कहते हैं। इसकी कैपिटल है जॉर्ज टाउन, करेंसी है गुयानीज डॉलर, रिवर इस पे इम्पोर्टेंट रिवर है स्क्यूबो रिवर। और ये ओनली इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है साउथ अमेरिका में। नेक्स्ट है हमारा ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी अलायंस। तो ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि यूएई ने यहाँ अनवील किया है, जो कि COP29 को अजरबैजान में हो रही है वहाँ। तो इसका एम है डबल करना ग्लोबल एनर्जी इफिशिएंसी रेट 2030 तक, और कंट्रीब्यूट करना, रिड्यूस करना कार्बन इमिशन। देखिए एनर्जी एफिशिएंसी क्या होते हैं, ये देखते हैं, रुको। देखिए, हम ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ करते हैं या फिर अनयूज़ भी करते हैं। जैसे लाइट दिन में चालू नहीं रहना चाहिए, लेकिन हम फिर भी करते हैं और लाइट का सही इस्तेमाल नहीं करते। वही है एनर्जी इफ़िशिएंसी। देखिए, इसका सिंपली मीन्स होता है लेस एनर्जी यूज़ करना कोई भी टास्क परफॉर्म करने, और उससे फिर एलिमिनेट करना एनर्जी वेस्ट। नहीं, हम तो ज़्यादा चलाएंगे बिजली क्योंकि हम बिल देते हैं, ऐसा किसी का एटीट्यूड रहता है, लेकिन ये गलत है। ये क्या होता है, फिर इससे बेनिफिट होते हैं, रिड्यूस करता है ग्रीन हाउस गैस एमिशन, रिड्यूस करता है एनर्जी की डिमांड, और फिर जैसे हम इम्पोर्ट कर रहे हैं वो भी फिर पैसा कम होता है, और फिर लोअर करता है पावर कट कॉस्ट, और फिर इकोनॉमी में भी कंट्रीब्यूट करता है। तो ये देखिए, ये इनिशिएटिव है यूएई का, और जिससे 198 मेंबर पार्टिसिपेट करेंगे। वेरियस ऑर्गेनाइजेशन कंपनी कमिट किया है, यानी इन्होंने प्रण लिया है कि हम कार्बन डाइऑक्साइड को, इसके इमिशन को कम करेंगे और मिनिमाइज़ करेंगे नेचुरल वेस्ट। ये देखिए, हमारी 30% एनर्जी वेस्ट होती है, किससे, जब पावर स्टैंड बाय होता है, या फिर वायरिंग गलत होती है, या फिर आउटडेटेड अप्लायंसेस यानी पुराने मीटर अब भी लगे हैं 10-20 साल पुराने, उससे फिर एनर्जी रिड्यूस होती है। तो देखिए, ये एक रिपोर्ट आई थी इंडिया की ग्रोविंग इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट। ये एक अर्जेंसी है सस्टेनेबल और रिड्यूसिंग कार्बन इमिशन के लिए।
ये देखिए, ये इतनी अच्छी रिपोर्ट है। और देखिए इसके लास्ट में क्या लिखा है, ऐसी है जहाँ सस्टेनेबिलिटी ये नो लॉन्गर ऑप्शन है, यानी ऑप्शन नहीं है, ये तो ज़रूरत है। और यहाँ हमें इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट करना कम करना चाहिए। ये हमारे ग्लोबल क्राइसिस को एड्रेस कर सकती है। एनर्जी को सेव करोगा, इससे एनर्जी इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। सो नेक्स्ट है हमारा स्टेट ऑफ वर्ल्ड चिल्ड्रंस रिपोर्ट 2024। तो ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि ना ये रिसेंटली अभी पब्लिश हुई है और ये यूनिसेफ की रिपोर्ट है। तो ये एक फ्लैगशिप पब्लिकेशन है यूनिसेफ का, जो कि एग्जामाइन करता है चिल्ड्रन रिलेटेड इशू, कैसे चिल्ड्रन अफेक्ट होते हैं छोटे छोटे इशूज़ से, ये सब ये एग्जामाइन करता है। ये देखिए हमारी इंडिया की एक्ट्रेस जो कि यूनिसेफ के साथ जुड़ी हुई है, ये सब यूनिसेफ के बच्चे हैं। तो ये रिपोर्ट 3 मेगा ट्रेंड को फॉलो करती है। जैसे देखिए, पहला है डेमोग्राफिक शिफ्ट, कैसे डेमोग्राफिक शिफ्ट होंगी, क्लाइमेट चेंज और इन्वायरमेंटल क्राइसिस कैसे अफेक्ट करेंगे, और टेक्नोलॉजी कैसे अफेक्ट करने वाले हैं चिल्ड्रंस को, यानी कि छोटे छोटे बच्चों को चश्मे लग रहे हैं, आपको तो पता है, ये सब ये है। देखते हैं यूनिसेफ के बारे में। ये इसका फुल फॉर्म देखिए, ये है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, जो कि इस्टेब्लिश हुई थी 1946 में, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। ये हेल्प करता है चिल्ड्रन को, यंग पीपल को, जिनका फ्यूचर रिस्क में है, नो मैटर वो कौन से कंट्री से है और उन्होंने क्या प्ले किए हैं वार में, यानी कोई कंट्रीब्यूट किए ना किए, हर किसी को ये हेल्प करने वाली है। ये वर्क करती है 190 कंट्रीज़ में, टेरिटरीज़ में, और प्रोटेक्ट करती है राइट हर एक बच्चे के। और यहाँ फंड, पैसा कहाँ से आता है, फंड आता है वॉलंटरी, यानी स्वैच्छिक है, जिसको देना है वो कंट्रीब्यूट कर सकता है। नेक्स्ट है हमारा सेनवैट क्रेडिट। तो ये क्या है और न्यूज़ भी क्यों है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है जितने भी टेलीकॉम कंपनीज़ हैं ये क्लेम कर सकते हैं आप सेनवैट क्रेडिट उनके टावर्स और शेल्टर के लिए। तो ये क्या है, ये मैन्युफैक्चरर को क्रेडिट देगा, क्यों देगा, जब ये टैक्स पेड करेंगे रॉ मटेरियल पर और उसको फिर बाद में यूज़ करेंगे एक्साइज ड्यूटी में उसी टैक्स को, और फिर ये एक क्रेडिट है जो कि मैन्युफैक्चरर को ऑफ़र करेगा अगर वो कुछ इनपुट वहाँ अपने प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ करेंगे, तो यानी पैसे देंगे इनडायरेक्टली, गवर्नमेंट ऐसे बोल रहा है, या फिर उन पर कम करेंगे टैक्स, क्यों, मैन्युफैक्चरर पर, आम जनता के लिए कुछ नहीं है यहाँ। देखिए एक्साइज ड्यूटी क्या होती है, एक्साइज ड्यूटी को समटाइम हम एक्साइज टैक्स भी बोलते हैं। ये क्या होता है, पैसा चार्ज करते हैं जो भी सामान प्रोड्यूस होता है ये हमारे इंडिया के अंदर, तो ये होगा एक्साइज ड्यूटी। लेकिन इसके ही अपोज में क्या है, एक कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटीज क्या होती है, जो भी वर्ल्ड में सामान बन रहा है उस पर जो आ रहा है, यहाँ से सामान आ रहा है तो यहाँ टैक्स लगेगा, उसे बोलते हैं कस्टम ड्यूटी, और इंडिया में बन रहा है उसे बोलते हैं एक्साइज ड्यूटी। नेक्स्ट है हमारा कैंडिडेटस फाइटोप्लाज्मा। तो ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि ये एक न्यू माइक्रोब्स है जो कि रिवर्ट यानी फिर से रीजनरेट कर सकता है सीसमे फ्लावर को और वेजिटेटिव स्टेट आइडेंटिफाई कर सकता है। तो ये क्या है, ये एक माइक्रोब है जिसकी सेल वॉल नहीं है, और ये है मोलिक्यूटस बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया थ्रिव होते हैं न्यूट्रिएंट रिच फाइलम और सिव सेल्स में। कहाँ, प्लांट के सिव सेल्स में। तो सीसेमे के बारे में जानते हैं। देखिए वो तो उतना नहीं आएगा, लेकिन सीसेमे के बारे में आपको याद रखना है। तिल, जिसे हम बोलते हैं तिल के लड्डू वगैरह, ये है। ये एक ओल्डेस्ट इंडिजिनियस ऑयलशीट क्रॉप है जो किस टेम्परेचर पर उगती है, 25 to 35 डिग्री टेम्परेचर पर उगने वाली है। इसे सॉइल लगती है वेल ड्रेन्ड लाइट टू मीडियम सॉइल, और ये क्लाइमेट कैसे सेमी एराइड क्लाइमेट में, जैसे वेस्टर्न इंडिया हो गया, सेंट्रल इंडिया हो गया, सदर्न इंडिया और इंक्लूडिंग लोअर हिमालयाज़ में लग सकती है। ये ठंडी में उगने वाली क्रॉप है, जैसे ये याद रखिए JOK, जून टू अक्टूबर खरीफ क्रॉप। तो ये है खरीफ क्रॉप जो कि ठंडी में उगती है। इसका यूज़ ऑब्वियसली ये बहुत अच्छी एंटीऑक्सीडेंट है, जिस एंटीऑक्सीडेंट के हम विटामिन लेते हैं, ऑयल्स लेते हैं ना फेस के लिए, ऑयल हेयर्स के लिए, ये तो
सिसमेट सीड में ही मिलती है। तो सिसमेट सीड यूज़ करो, इसका तेल यूज़ करो, ना कि आर्टिफिशियल कुछ भी। ये देखिए इसका प्लांट बहुत अच्छा रहता है। देखिए ये फ्लावर रहते हैं, फ्लावर ये ऐसे पल्प बन जाते हैं और पल्प से फिर यहाँ ऐसे चारों तरफ सीड रहते हैं। देखिए ये चारों तरफ सीड्स रहते हैं। सो नेक्स्ट है हमारा बायोफ्लैक टेक्नोलॉजी और रिसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम। तो ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि इंडिया एक्वाकल्चर सेक्टर में इंक्रीज़ कर सकता है, अडॉप्ट कर सकता है ये बायोफ्लैक टेक्नोलॉजी और ये रैस सिस्टम। तो क्या होता है बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी? ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी होती है, सपोज ये टैंक रहा या फिश है तो इसे कौन 10 बार क्लीन करेंगे? उससे अच्छा यहाँ एक बेनिफिशियल बैक्टीरिया डालते हैं, वही इनके गंदगी को क्लीन करते हैं और वो पानी मेंटेन करते हैं। इसका एडवांटेज यही है कि ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली है और रिड्यूस भी करते हैं इन्फेक्शन के चांस और सूटेबल होते हैं स्मॉल फार्म के लिए जिनके पास लिमिटेड लैंड होती है। और देखिए अदर साइड ये है रिसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम। तो ये क्या है? ये क्लोज ये टैंक है, ये क्लोज है। तो यहाँ फिल्टर हो रहा है ना साइकिल, तो उसे फिर से रिसाइकल करती है। तो ये एक ऑटोमेटेड सेटअप रहती है जो कि मैकेनिकल और बायोलॉजिकल फिल्ट्रेशन यूनिट सेटअप रहते हैं और ये प्रिवेंट करती है पैथोजन यानी हार्मफुल केमिकल जो भी रहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहाँ उस टैंक में आने से उनको रोकती है। और ये इंडोर यानी घर में भी सेटअप कर सकते हैं या फिर इस एरिया में जहाँ नेचुरल वाटर सोर्सेस नहीं हो, जैसे नदी हो गए, लेक हो गई, यहाँ नहीं रहा फिर भी वो सेटअप कर सकते हैं। और ऐसे सिटी में जो कि बिगर सिटीज़ के पास में हो, जैसे सिटी में डिमांड ज़्यादा रहती है खाने की और सप्लाई कम रहती है, तो वहाँ एडजॉइनिंग एरिया में ये हम सेटअप करके उनकी डिमांड पूरी कर सकते हैं और पैसा भी कमा सकते हैं। ये देखिए बायोफ्लैक टेक्नोलॉजी, जहाँ ये कुछ माइक्रोब्स डालते हैं, ये इनके वेस्ट खा लेते हैं और ये क्लीन कर रखते हैं ये सब। और ये हो गई रैस सिस्टम जो कि ये ऑटोमेटेड क्लीन अप होगा सब। सो नेक्स्ट है हमारा भूनीर पोर्टल। तो ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि रिसेंटली हमारे जल शक्ति मिनिस्टर ने इसे लॉन्च किया है। तो ये एक एडवांस पोर्टल है जो कि डेवलप किया गया है सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी के द्वारा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर में आती है। किसके साथ मिलके? नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के साथ मिलके। ये इम्प्रूव करेंगी हमारी ग्राउंड वाटर रेगुलेशन कंट्री में। सो देखिए भूनीर पोर्टल क्या है? ये और एक स्टेप है जो कि प्रमोट करेगा ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस और बनाएगा हमारे ग्राउंड वाटर रेगुलेशन को सीमलेस और फेसलेस एक्सरसाइज। देखिए जैसे जल शक्ति मिशन आया, सबके घर में नल तो लग गए, लेकिन क्या हुआ? पानी खुला ही छोड़ देते हैं और ये वेस्ट होता है, तो उसे भी तो कंट्रोल करना चाहिए, उसके लिए है ये पोर्टल। तो जानते हैं सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड के बारे में। ये एक गवर्नमेंट की एजेंसी है जो कि रिस्पॉन्सिबल है साइंटिफिक और टेक्निकल मैनेजमेंट करने में। कहाँ? कंट्री में ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज में। इस्टेब्लिश हुई थी 1970 में एज ए सबॉर्डिनेट ऑफिस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है। सो नेक्स्ट है हमारा ईफ़ी। ईफ़ी क्या है? इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। तो ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि इसका 55वां एडिशन हो रहा है गोवा में। तो इसका फाउंडेशन है 1952 में। ये वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट फिल्म फेस्टिवल है अक्रॉस द एशिया, पूरे एशिया का, और ये हर साल होता है गोवा में। और इसका एम क्या है? ये प्रोवाइड करती है कॉमन प्लेटफॉर्म फिल्म मेकर, प्रोड्यूसर वगैरह को, और वो प्रोजेक्ट करते हैं एक्सीलेंस इन फिल्म आर्ट, कंट्रीब्यूट करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं फिल्म के कल्चर को जो कि डिफरेंट देश से आए हैं, और फिर उनको सोशल कल्चरल इथोस प्रमोट करते हैं, फ्रेंडशिप और कोऑपरेट करते हैं दुनिया भर के लोगों के साथ। और ये एक ओनली फिल्म फेस्टिवल है जो कि साउथ एशिया में होता है, जो एक्रीडेटेड है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म प्रोड्यूसर एसोसिएशन के द्वारा। सो नेक्स्ट है हमारा एरोट्रैक। तो ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि रिसेंटली आईआईटी बॉम्बे ने इसे डेवलप किया है। और ये क्या है? ये एक डिवाइस है जो कि वाटर पॉल्यूशन देखेगा। तो देखते हैं इसके बारे में। ये एक्यूरेटली डिटेक्ट एक हार्मफुल एरोमेटिक जेनोबायोटिक पॉल्यूटर है, जैसे फेनॉल हो गए, बेंजीन हो गया, ऑक्सीनेरॉल हो गया। और ये यूज़ क्या करेगा? जैसे देखिए जैसे भी बैक्टीरिया वगैरह रहते हैं ना, उनके प्रोटीन को यूज़ करेगा और फिर उससे देखेगा कि इसमें कितना पॉल्यूटन भरा हुआ है।
तो देखिए ये डिवाइस यहाँ के माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया उसके प्रोटीन से ये बता देंगे लाइट जलेंगी यहाँ। तो इसका सिग्निफिकेंस देखिए, ये एक लो कॉस्ट है, बैटरी ऑपरेटेड नेचर और पोर्टेबल डिवाइस है जो कि गांव के लिए और जैसे लो इनकम सेटिंग के लिए बहुत अच्छा है, जहाँ रिसोर्सेज नहीं है और डिफ़िकल्ट है एक्सपेंसिव लेबोरेटरी सेटअप करने में। तो जानते हैं ज़ीनोबायोटिक क्या होता है? आपने ये जाने होंगे ना ज़ीनोफोबिया, जैसे यूएस में कोई बाहर के जैसे इंडिया के लोग गए तो उनके लोगों को डर लगना चालू हो जाता है, ज़ीनोफोबिया। यानी किसी भी बाहर के चीज़ों का आना जाना जाता है ज़ीनोबायोटिक या फिर ज़ीनोफोबिया। तो वैसे ही लिविंग सिस्टम में कोई भी बाहर से आ रहा है ना, तो वो हो जाता है ज़ीनोबायोटिक। उसमें कुछ भी आ सकते हैं, ड्रग आ सकते हैं, पेस्टिसाइड आ सकते हैं, पॉल्यूटेंट, कार्सिनोजेन, कोई भी वोलेटाइल यानी उड़ने वाले पेट्रोकेमिकल, फूड एडिक्टिव या फिर पॉल्यूटेंट वर्किंग इन्वायरमेंट, उसे बोलते हैं ज़ीनोबायोटिक। ज़ीनो का मतलब होता है आउटसाइडर, फॉरेन मटेरियल। सो दैट्स इट गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड फॉलो फॉर मोर।